स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखें, रबी की फसल गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कॉमन है और ज़रूर पूछा जाता है। खरीफ की फसल में आप देख सकते हैं ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द और बाजरा। इसके बाद देखें जायद की फसलें में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि होते हैं। फिर देखें सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान के विभिन्न जिलों की प्रमुख फसलें। ये भी रीट परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, जीरा वाला, जो कि जालोर, जोधपुर और बाड़मेर की प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद देखें सरसों श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर, बाजरा अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर, बाड़मेर, चवला जो है सीकर, नागौर, झुंझुनू, कपास हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर, अरहर जो है उदयपुर, टोंक, जयपुर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखें यहाँ से भी आप लोगों को ज़रूर क्वेश्चन मिल सकता है अलग अलग तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में। राजस्थान के प्रमुख फल व सब्जी उत्पादक क्षेत्र, तो संतरा जो है झालावाड़ में प्रमुख फल है, नींबू धौलपुर, अमरूद सवाई माधोपुर, मटर, बेर और आंवला जयपुर के प्रसिद्ध फल हैं, प्रमुख फल हैं। इसके बाद देखें अदरक उदयपुर, लहसुन कोटा, मौसमी माल्टा और अंगूर श्रीगंगानगर, आम और अजवाइन चित्तौड़गढ़, ककड़ी बीकानेर और खरबूजा जो है पाली। इसके बाद देखें आप सौंफ, सिरोही, प्याज जोधपुर, सीकर और अलवर में, और केला जो है बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है राजस्थान के प्रमुख फल व सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में से। इसके बाद देखें पारा जो है Hg एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। फिर देखें सोडियम व पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। फिर देखें लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन गैलियम धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। तो ये गैलियम का भी क्वेश्चन जो है रीट 2021 में पूछा गया था कक्षा 8वीं की किताब में से, जो कि राजस्थान बोर्ड में जो 8वीं की किताब पिछले साल चलती थी उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखें चांदी Ag अर्जेंटम जिसे कहते हैं उष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है, जबकि लेड जो है Pb सबसे कम चालक होता है। ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, Pd लिखा गया है जबकि ये Pb होता है। इसके बाद देखें सामान्य ताप पर धातुएं ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती है। ठोस अवस्था में आप देख सकते हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, द्रव अवस्था में ब्रोमीन और गैस अवस्था में O2, N व H2। फिर देखें अधातुएं उष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद देखिए धातु व ऑक्सीजन क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे, धातु जल क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और H2 गैस उत्पन्न करते हैं। फिर देखिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, सोडियम धातु जो है इसको केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है। फिर देखें अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देती है और अधातुएं वायु से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। इसके बाद देखें लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सिलाई, पटाखों व जंतुनाशकों में किया जाता है। यानी जो माचिस है उसके अंदर लाल फास्फोरस, जंतुनाशकों में भी और जो पटाखे होते हैं उनमें भी जो है लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में होता है। उत्कृष्ट धातुएं वायु, जल, अम्ल, सार का प्रभाव, इनके ऊपर वायु, जल, अम्ल तथा सार का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर देखें सर्वाधिक शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनाने में सोने का इस्तेमाल किया जाता है वो 22-23 कैरेट सोना होगा। सोने का जो प्रतीक है Au होता है, इसे औरम कहते हैं। फिर देखें स्टेनलेस स्टील लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल का बना होता है, यानी एक मिश्रित अवस्था में जो है स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। पीतल जो है जस्ता प्लस तांबा से बनता है और स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि ये इसका गुण जो है इसको बढ़ा दिया जाता है। फिर देखें फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। फिर देखें कृत्रिम रेशम जो है जिसे रेयॉन कहा जाता है। इसके बाद देखें विस्कोस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 से मिश्रित करके गाढ़ा द्रव बनाया जाता है। इसे विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कर रेयॉन रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो विस्कोस से जो है रेयॉन के रेशे प्राप्त होते हैं और रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। फिर देखें रेयॉन प्लस कपास, इससे चादरें, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। नायलॉन जो है एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखें आर्लॉन एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, इसका रेशा ऊन के समान होता है।
फिर देखिए डेकेरॉन एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन रीट 2021 में पूछा गया और उससे पहले भी ये रीट 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए टेरिकॉट, प्राकृतिक एवं कृत्रिम धागों को मिश्रित करके वस्त्र बनाए जाते हैं, इन्हें टेरिकॉट कहते हैं। फिर देखें थर्मोप्लास्टिक, गर्म करने पर मृदुल और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं और इन्हें कई बार अलग अलग रूपों में डाला जा सकता है। तो इसके उदाहरण आप देख सकते हैं पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ प्लास्टिक गर्म करने पर अधिक कठोर हो जाएंगे और इसका उदाहरण है बेकेलाइट। फिर देखिए नॉन स्टिक बर्तनों पर प्लास्टिक जो है इसको टेफ्लॉन की परत होती है। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसके ऊपर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। फिर देखें अग्निशामक कर्मचारियों के वस्त्रों पर अग्निरोधक मेलेमाइन की परत चढ़ी होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस आर्द्रता मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे ही जंग कहा जाता है। इंग्लिश में इसे रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर देखें अम्ल नीले लिटमस को लाल व सार जो है लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो अम्ल के लिए आप अनिल शब्द याद रख सकते हैं, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया होती है। अम्ल प्लस सार आपस में क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए ऑक्सीजन व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सभी संकटापन स्पीशीज को इसका रिकॉर्ड जो है रेड डाटा बुक में किया जाता है। तो ये रेड डाटा बुक जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर सभी संकटापन स्पीशीज ऐसी प्रजातियों के नाम रखे गए हैं जो निकट भविष्य में जिनकी संख्या खत्म हो सकती है। फिर देखिए संपूर्ण विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट टोटल 34 है। अब ये जैव विविधता में से रीट परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट सब नॉर्मन मेयर के द्वारा दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए कायिक जनन, आलू, घास, प्याज, अरबी, अदरक, चमेली इन सभी में कायिक जनन होता है, यानी पौधों के कायिक भाग के द्वारा होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। इसमें आगे देखिए ब्रायोफिल्म, पत्थरचिट्टा जिसे कहते हैं, इसमें कायिक भाग पत्तियाँ होती है। पत्तियों के पास में से किसी पत्ती में से अलग अलग कलिकाएँ निकलती है, फिर वो जैसे ही किसी मिट्टी वगैरह में गिरता है तो नया पौधा प्राप्त हो जाता है। कैक्टस में जो कायिक भाग है तना होता है, डहेलिया में जो है जड़ें होती है। फिर देखिए मुकुलन यीस्ट और हाइड्रा में होता है, विखंडन स्पाइरोगाइरा में, बीजाणु निर्माण म्यूकर और राइजोपस में। इसके बाद देख लेते हैं एक लिंगी पुष्प मक्का, पपीता, ककड़ी आदि होते हैं। द्विलिंगी पुष्प सरसों, गुलाब, पिटूनिया और धतूरा। इसके बाद देखें ये भी इंपॉर्टेंट है स्वपरागण। परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहेंगे। उदाहरण आप याद रख सकते हैं मटर और टमाटर। पर परागण जो होता है गुलाब और पॉपी में होगा। इसके बाद देखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफलिनसिया, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है, सबसे बड़ा बीज जो है लोडोइसिया और सबसे छोटा बीज जो है आर्किड का होता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट फल, परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। सत्य फल क्या होते हैं कि यदि फल बनने में केवल अंडाशय भाग ले तो सत्य फल कहलाएंगे और इसका एग्जाम्पल है आम। असत्य फल जो है पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल इत्यादि फल बनाने में भाग लेते हैं तब इसे असत्य फल कहेंगे और इसका उदाहरण जो है सेब और नाशपाती होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अनिषेक जनन के पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधे फल में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे फलों में बीज नहीं होते। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं केला, अंगूर आदि होंगे। सरल फल क्या होता है, किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है जैसे आम, गेहूं आदि। पुंज फल देखें इसके बाद, जब एक बहुअंडपी पुष्प के वियुक्ता अंडपी अंडाशय से अलग अलग फल बने परंतु समूह के रूप में रहें, इसे पुंज फल कहते हैं। इसके आप लोगों को एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। पुंज फल का जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रॉबेरी। इसके बाद देखिए संग्रहित फल, जब एक संपूर्ण पुष्पक्रम के समस्त पुष्प फल निर्माण में भाग लेते हैं, इस प्रकार बनने वाला फल संग्रहित फल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल सहतूत, कटहल आदि होगा। फिर देखें इसके बाद अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन विधि द्विखंडन होती है। अमीबा जो है 2 खंडों में विभक्त हो जाता है। बाह्य निषेचन मछली में और स्टारफिश में होता है। शरीर के बाहर निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है और जो निषेचन शरीर के अंदर होगा उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके बाद देखें रुधिर तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव रक्त के मुख्य भाग। तो मानव रक्त को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, तरल जिसे प्लाज्मा कहेंगे और ठोस रूप जिसमें कणिकाएं होती है। तो मानव रक्त में तरल भाग जो है ये लगभग आप देख सकते हैं हल्का पीला, साफ, चिपचिपा, पारदर्शी, ठीक है। ये रुधिर का 50 से 60% इसमें
भाग होता है, यानी जो तरल भाग है वो 50 से 60% ब्लड का होगा, और कणिकाएं जो होती है वो 40% होती है। कणिकाएं मेनली 3 तरह की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, और प्लेटलेट्स जिसको बिंबाणु भी कहते हैं इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर इसे याद करना चाहिए। फिर देखें अन्य नाम जो है इसके आप लोगों को ज़रूर याद रखने चाहिए। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, या प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहा जाता है। फिर देखिए आरबीसी केंद्रकहीन होती है, लेकिन ऊंट व लामा इसके अपवाद हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिर देखें आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन व शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। फिर देखें श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी जो होती है शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो है डब्ल्यूबीसी कार्य करती है। फिर देखें शरीर में टूटी व मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है ये डब्ल्यूबीसी, और रुधिर की ये सफाई भी करती है। इसके बाद देखें स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में फ्रांस के आर लिनी नामक डॉक्टर ने किया था, और ये स्टेथोस्कोप जो है हृदय स्पंदन मापने के काम आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर लोग जो है स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जितने भी डॉक्टर होते हैं हृदय की स्पंदन को मापने के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आविष्कार 1816 में फ्रांस के आर लिनी नामक डॉक्टर ने किया था। इसके बाद देखें विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। एलिसा परीक्षण जो है एड्स में किया जाता है, और एड्स और एचआईवी की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होती है। इसके बाद देखते हैं रक्त की कमी एनीमिया रोग होता है, और इसे दूर करने के लिए आयरन का जो है अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी शरीर में आयरन की कमी होना ही रक्त की कमी कहलाता है। आयरन लोह तत्व को कहते हैं। फिर देखिए रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्त से संबंधित रोग जो है रक्त कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, पॉलीसाइनीथिया, ये सभी होते हैं। फिर देखिए धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर तेज प्रवाह के साथ और अधिक दाब से बहता है। सिराओं में हमेशा अशुद्ध रुधिर पतली भित्तियाँ होगी, और वाल्व रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। फिर देखिए क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, इसका जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उपचार डॉट्स पद्धति से, और संचरण ये जो है वायु द्वारा होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेजा जो है इसका जीवाणु विब्रियो कोलेरी दूषित जल व भोजन से होगा, और इसमें जो है ORS घोल दिया जाता है। टाइफाइड भी जीवाणु की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी, और संचरण दूषित जल से होगा। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम संचरण से होता है, और इसका वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। फिर देखिए दस्त व पेचिश जीवाणु ई कोलाई से होता है। इसके बाद देखिए हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। एनीमिया शरीर में लोह तत्व की कमी, यानी अभी जो बताया था रक्त की कमी, लोह तत्व की कमी एक ही बात है, एनीमिया रोग कहते हैं, शरीर में खून की कमी हो जाना। डेंगू मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है, और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखें एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। चिकन पॉक्स छोटी माता वेरिसेला जोस्टर द्वारा फैलती है। फिर देखें सर्दी जुकाम राइनो वायरस द्वारा फैलता है। इसके बाद देखें वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय दूरी विस्थापन कहलाती है, और कार्य जो होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है, और इसका मात्रक होगा जूल। फिर देखें गतिज ऊर्जा जल, पवन, गाड़ी, गेंद आदि इन सभी में गतिज ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग, गुलेल, तीर, कमान आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर देखिए वस्तु में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि की चाल जो है ठोस में सर्वाधिक, फिर द्रव में, और लास्ट में जो है वायु में होती है। फिर देखिए 0 डिग्री सेंटी पर ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल जो है 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर देखिए चंद्रमा पर वायु अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट देखिए आवर्ती का मात्रक कंपन प्रति सेकंड होता है, जिसे हर्ट्ज कहा जाता है। आवर्तकाल का मात्रक 1 सेकंड है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल। ध्वनि के तीक्ष्ण, महीन अथवा भारी होने के कारण लक्षण को तारत्व कहते हैं। फिर देखें ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवर्ती पर निर्भर करता है, तो ये आवर्ती तारत्व इसका भी एक क्वेश्चन रीट में पूछा गया था। सर्वे ध्वनि जो होती है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अपसर्वे ध्वनि इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है। और परासर्वे ध्वनि जिसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिर देखें परासर्वे ध्वनि का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में व सोनार नामक यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है, और पनडुब्बी की स्थिति व चाल ज्ञात करने में भी इसका उपयोग होता है। फिर देखें 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को असहाय माना जाता है।
और ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन जो है रीट 2021 में भी पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं लघु परिपथ विच्छेदक, जिसे MCB बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। ये लगभग आजकल सभी घरों में एक MCB बॉक्स लगा होता है। पहले जो फ्यूज यूज़ किया जाता था, तो उसकी जगह आजकल जो है MCB बॉक्स जो है, इसमें स्विच जो है ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं, यानी स्विच जो है वो चेंज हो जाता है। अगर कोई सर्किट ब्रेक होता है तो स्विच जो है अपने आप बंद हो जाता है। फिर देखें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आर्चस्टेड ने की थी। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। फिर देखें पहियों के रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। तारों की चाल पूर्व से पश्चिम की दिशा में होती है। खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इसके बाद देखें प्रमुख तारामंडल सप्तऋषि और ओरियन और कैसियोपिया और लियो। फिर देखें 2006 से प्लूटो बौना ग्रह कहलाता है, यानी अभी वर्तमान में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने हटाया था। दूरबीन द्वारा विलियम हर्शेल ने 1781 में जो ग्रह खोजा उसका नाम है अरुण यूरेनस, और वरुण नेपच्यून की खोज यूजे लेवेरियस ने दूरबीन के द्वारा की थी। फिर देखें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड की पट्टी मंगल व बृहस्पति की कक्षा के मध्य सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी क्वेश्चन रीट परीक्षा 2021 में पूछा गया था। आगे देखें तो अपन लोग कई बार सोचते हैं कि कक्षा छोटी क्लासों में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो लेकिन ये बहुत सारे एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। फिर देखें भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है और यह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। भूमध्य रेखा की कक्षा में चक्कर काटते हैं। इसके बाद देखिए पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं और ये पृथ्वी सतह से 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। नेक्स्ट देखें सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में भेजा गया था। इसके बाद देखिए भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है, 1975 में भेजा गया। इसे रूस द्वारा बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इसके बाद देखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 में एजुसैट भारत का प्रथम उपग्रह जो शिक्षा के लिए भेजा गया। इसके बाद देखते हैं भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई। ये भी रीट लेवल 1 का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था रीट परीक्षा 2021 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कक्षा 8वीं की किताब में से पूछा गया था। अब आप देख सकते हैं 1937 में से ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। तो ये पूछा गया था रीट में कि रेडियो प्रसारण की शुरुआत भारत में कब से की गई थी। इसके बाद देखते हैं भारत में टेलीफोन का प्रवेश 1882 कोलकाता, मुंबई व चेन्नई टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के साथ हुआ था। फिर देखें सन 1960 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें एसटीडी की फुल फॉर्म जो होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होती है। एसटीडी की शुरुआत पहली बार लखनऊ व कानपुर के बीच 1960 में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद देख लेते हैं सैटेलाइट फोन भू उपग्रहों से संपर्कित किए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वर्तमान मोबाइल GSM, CDMA व DEMP3S और PDCS तकनीक पर कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए फैक्स जो है अंग्रेजी के फैसिमिली शब्द से निकलता है और फैसिमिली लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फेस यानी बनाना और सिमिली यानी उसी के समान। तो फैक्स मशीन में हम किसी डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। फिर देखें 26 जनवरी 1926 जॉन लॉगी बेयर्ड ने विश्व का सफल टेलीविज़न प्रेक्षण ब्रिटेन में किया था। तो पहला जो टेलीविज़न प्रेक्षण है वो जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा ब्रिटेन में किया गया था 1926 में। फिर देखिए भारत में 15 सितंबर 1959 दिल्ली में टीवी सेवा प्रारंभ की गई। फिर ये कुछ फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको कहा जाता है, LED लाइट एमिटिंग डायोड होती है, DTH जो हम लोग घरों में जो डिस्क देखते हैं केबल टीवी डायरेक्ट टू होम, PPP की फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है और CSC कॉमन सर्विस सेंटर कहलाते हैं। फिर देखिए लेंसों के प्रकार उत्तल अभिसारी और अवतल अपसारी, इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लेंस और दर्पण में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर देखें उत्तल लेंस किनारों से पतले व बीच में मोटे होते हैं, अवतल लेंस किनारों से मोटे व बीच में पतले होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, अत्यंत छोटा उल्टा व वास्तविक होगा। बिंब जो है 2F पर होने पर प्रतिबिंब भी 2F पे बनेगा और बराबर उल्टा व वास्तविक होगा। बिंब F पर होने पर प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा लेकिन ये अत्यंत बड़ा उल्टा व वास्तविक होगा। फिर देखें इसके बाद
अवतल लेंस द्वारा सदैव सीधा, आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है रीट में पूछा गया था। फिर देखिए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी लाल रंग की चाल अधिक होती है प्रिज्म से गुजरने पर कम विचलन, और बैंगनी रंग की चाल कम होती है प्रिज्म से गुजरने पर अत्यधिक विचलन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ है और बैंगनी रंग का सबसे अधिक हुआ है। और श्वेत प्रकाश के किरण पुंज के द्वारा जो वर्ण विक्षेपण है ये 7 रंग होते हैं। विबग्योर से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में भी ये नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। फिर देखिए नेत्र एक उत्तल लेंस होता है। यह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनाता है जिसे मस्तिष्क सीधा कर देता है। इसके बाद देखिए हवा का वेग बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है। फिर देखिए 3 दिसंबर 1984 भोपाल में एक गैस कांड हुआ था जिसको MIC के नाम से जाना जाता है, यानी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है लीक हो गई थी और हजारों लोग उसके अंदर मारे गए थे भोपाल के अंदर। फिर देखिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं वाटर गैस जो H2+CO, इसे वाटर गैस कहते हैं। फिर देखिए प्रोड्यूसर गैस N2+CO होती है। कोयले के प्रकार, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। सबसे ख़राब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60% के करीब होती है। लिग्नाइट, उसके बाद इसमें 67% कार्बन है। बिटुमेनी में 80% और एंथ्रेसाइड में 90 से 98% तक कार्बन की मात्रा होती है। तो कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी कोयला उतना ही अच्छी क्वालिटी का होता है। फिर देखिए पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा प्लस ओलियम से हुई है। ये एक लैटिन शब्द है। इसे खनिज तेल या द्रव सोना भी कहते हैं। फिर देखिए पेट्रोलियम शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा होता है और LPG की विशेष गंध मरकैप्टन थायोल मिलाने से होती है। यानी यदि LPG गैस लीक होती है तो जो उसके अंदर मरकैप्टन मिलाया होता है जिसकी वजह से एक विशेष गंध आती है जिससे जो उसके लीक होने का पता चल जाता है। फिर देखिए पेट्रोलियम गैस 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होती है। इसमें पेट्रोल जो है 30 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका उपयोग डाइक्लीन में होता है पेट्रोल का, और ईंधन के रूप में तो होता ही है। नेफ्था 120 से 180 डिग्री के बीच और इसका उपयोग ईंधन और रासायनिक अभिक्रियाओं में। केरोसिन जो है 180 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होता है और इसका उपयोग जेट वायुयानों में और ईंधन के रूप में होता है। डीजल जो है 260 से 340 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अलग होता है और इसका उपयोग भारी मोटर वाहनों में होता है। स्नेहक 350 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और इसका उपयोग लुब्रिकेंट में होता है। पैराफिन, मोमबत्ती, बूट पॉलिश आदि में यूज होता है इसका। डामर जो है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होता है और ये अंतिम अवशेष है। फिर देखिए ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय होती है। ग्रेफाइट जो है मृदु होता है यानी मुलायम होता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, विद्युत आर्क बनाने में और जो शुष्क सेल होते हैं ड्राई बैटरीज उनमें किया जाता है। इसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन, हीरे की संरचना त्रिविमीय होती है, दृढ़ व 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर होती है। तो ये थे कक्षा 8वीं राजस्थान बोर्ड की जो किताबें। अभी जो नई NCERT की सिलेबस आया है उससे पहले जो RBC का सिलेबस था यानी पिछले साल तक जो बुक्स थी कक्षा 8 के लिए उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन जो है 60 के अलग किए हैं। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी होते हैं क्योंकि इन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चन रीट परीक्षा 2021 में भी पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को मिलते रहते हैं। धन्यवाद।